सहदेव जी की तबीयत अब बिगड़ती रहती थी। 6-7 महीने पहले उन्हें माइनर हार्ट अटैक भी आया था। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी, परंतु सहदेव जी घर पर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन अब उनका शरीर उनसे आराम चाहने लगा था। इसलिए अपनी पत्नी से बोले, विमला, मुझे अब नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही है। सोच रहा हूँ रिटायरमेंट ले लूँ। तुम तो कुछ साल पहले ही कह रही थी कि रिटायरमेंट ले लीजिए, जीवन के कुछ समय मुझे भी दे दीजिए। लेकिन उस समय मेरी जिम्मेदारी तो तुम्हें पता ही था, माँ पिताजी की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी। पर अब तो सारे काम भी निपट गए। बिमला जी मुस्कुराते हुए बोली, आप भी ना, यह बात भी मुझसे पूछना जरूरी है क्या? मैं तो कब से कह रही थी कि ले लीजिए रिटायरमेंट। माँ बापूजी भी चल बसे, बेटी रिया को भी अच्छा परिवार मिल गया, बेटा रवीश भी नौकरी कर रहा है। इससे अच्छी बात एक माँ बाप के लिए और क्या हो सकती है। अब तो जीवन की पड़ाव कब रुकेगी पता नहीं। कम से कम जो बचा है वो तो साथ में बिताते हैं। अब आप ले ही लीजिए रिटायरमेंट। ये सब बातें बड़ी बहू अंकिता सुन रही होती है। वो बोली, रिटायरमेंट ले लीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और पापा जी, आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है? अपनी बेटी की शादी कर दी तो क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आपकी पोती प्राची भी तो है, क्या उसके लिए पैसा जोड़ना आवश्यक नहीं? वैसे भी दिन भर घर में बैठकर क्या करेंगे पापा जी? मेरे सिर पर बैठकर कभी ये दे दो तो कभी वो दे दो, यही काम रहेगा बस। बहू की बात सुनकर सहदेव जी बोले, बहू, क्या आप अपनी रिटायरमेंट पर भी मेरा अधिकार नहीं है? मेरे माँ बाबूजी, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर थी, जो मैंने पूरी की। पोती के लिए जो जितना चाहिए वो तो इस घर में है ही। कुछ जिम्मेदारी उसके पापा को भी तो निभाने दो। अंकिता बोली, पापा जी, ऐसे तो आप बहुत ज्ञान देते हैं कि रखा हुआ पैसा रखा नहीं रहता। तब बिमला जी बोली, बहू, जमीन और घर पैसा नहीं होता, उसके दाम तो बढ़ते जाते हैं। अंकिता बोली, मम्मी जी, तो क्या जमीन और घर की रोटी बनाकर खाएंगी? रोटी के लिए तो पैसा चाहिए होता है ना। उतना कहकर वो चली गई। सहदेव जी बोले, बिमला, तुमने सुन ली ना, मैंने अभी रिटायरमेंट लिया ही नहीं और रोटी की हिसाब होने लगी। बिमला जी पति को सांत्वना देते हुए बोली, आप बहू की बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? इसका व्यवहार तो अपने मायके वालों से भी ऐसा ही रहता है। कहने दीजिए बहू को, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मिलेंगे वो हम बैंक में जमा कर देंगे, उससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। सहदेव जी ने अपनी बिगड़ती तबीयत और पत्नी की बातों को सम्मान रखते हुए रिटायरमेंट का फॉर्म भर दिया और यह बात घर आकर बिमला जी को बताया तो बिमला जी बहुत खुश हुई। शाम को जब बेटा रवीश घर आया तो उसे यह बात पता चला। वो अपने पापा सहदेव जी से बोला, पापा जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने मुझे बिना कहे ही रिटायरमेंट का फॉर्म डाल दिए। मैं यहाँ अपने और बच्चे के कल के लिए एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और आप है कि उम्र रहते ही नौकरी छोड़कर घर में बैठना चाहते हैं। आप सठिया गए हैं क्या? सहदेव जी बोले, रवीश, तुम्हें तो पता है मेरा तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, हार्ट अटैक भी होता है। तुम्हें पता है, तुम जब नई नई नौकरी में लगा ही था तब तुझे टाइफाइड हुई थी। उस वक्त मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था, बेटा नौकरी छोड़ दे, तुमसे बढ़कर नौकरी नहीं है, पहले तो ठीक हो जा। और आज तुम्हें अपने पिताजी से ज़्यादा पैसा प्यारा हो रहा है। यही तो होता है पिता पुत्र में फर्क।
रविश बोला, पापा आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। सहदेव जी बोले, बेटा तू चिंता मत कर, रिटायरमेंट के बाद भी मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगा। तुम्हारी माँ और अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम हमारी चिंता मत लेना, हमारी तरफ से तू मुक्त है और मुझे अपना रिटायरमेंट का फैसला लेने के लिए सरकार ने भी अधिकार दे रखा है। पापा की बातें सुनकर रविश गुस्से में वहां से चला गया। 2 महीने बाद सहदेव जी की रिटायरमेंट को सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल गई। अब वे बिमला जी के साथ वक्त बिताने लगे थे। रोज की तरह आज सहदेव जी अखबार पढ़ने के लिए अखबार वाले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने उनके घर में अखबार ना देकर अगले घर में चला गया। सहदेव जी जाकर पूछे तो वो बोला कि रवीश भैया ने अखबार देने से मना किया है। सहदेव जी ने घर आकर रवीश से पूछे तो वो बोला, घर में दिन भर तो टीवी देखते ही हो, फिर अखबार की क्या ज़रूरत। तभी अंकिता वहाँ आई और बोली, पापा जी अखबार फ्री में तो आती नहीं है, उसका भी पैसे लगते हैं। सहदेव जी को समझना बाकी नहीं रहा कि घर में हो क्या रहा है। वे चुपचाप वहाँ से चले गए। अब हर रोज ही घर में ऐसी घटना होती रहती थी। आज तो हद ही हो गई। सुबह जब बिमला जी सहदेव जी के लिए दूध का गिलास देने जा रही थी, अंकिता बोली, मम्मी जी पापा जी को इतनी बड़ी गिलास में दूध देने की क्या ज़रूरत है। ज़्यादा दूध पीने से पापा जी क्या जवान हो जाएंगे। ऐसे दे रही हो जैसे भंडारा लगा हुआ है। पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या। घर में कमाने वाले एक और खाने वाले इतने, घर कैसे चलेगा। बहू की तीखी बातें सुनकर बिमला जी की आंखों से आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली आई और सारी बातें सहदेव जी को बताई। उन्होंने बर्दाश्त कर लिए। बिमला जी को रीढ़ की एक गंभीर बीमार थी जिससे वो परेशान रहती थी, जिसके लिए सहदेव जी ने एक मालिश वाली लगा दिए थे। वो हर दिन आकर बिमला जी की मालिश करती थी। 2 दिन से वो नहीं आ रही थी, जिससे बिमला जी की परेशानी और बढ़ रही थी। सहदेव जी उसके घर जाकर पूछे तो वो बोली, बाबूजी आपकी बहू जी ने मुझे वहाँ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। भोले वाले सहदेव जी का धैर्य का बांध आज टूट गया। उन्होंने मालिश वाली को एडवांस पैसे देकर बोले, तुम कल से बिमला की मालिश के लिए आना और बिना मुझसे पूछे किसी के भी कहने पर छुट्टी मत करना। इतना कहकर सहदेव जी वहाँ से चले आए। आते समय उन्होंने कुछ राशन का सामान, फ्रूट्स, सब्जी भी लेकर आए और बिमला जी को पकड़ाते हुए बोले, ये सामान हम दोनों के लिए हैं। बहुत हुआ, अब मैं नहीं सह सकता। ये सुनकर बिमला जी बोली, सुनिए जी, हम कुल 4 लोग हैं इस घर में, उसमें भी अलग अलग रसोई, लोग क्या कहेंगे। सहदेव जी गुस्से से तेज आवाज में बोलने लगे, जिसने पूरी जिंदगी परिवार को यहाँ तक लाने में लगा दी, उन्हें ही जब घर के लोग नहीं समझ रहे हैं तो दुनिया की चिंता हम क्यों करें। तभी बहू अंकिता वहाँ आई और बोली, यहाँ क्या हो रहा है पापा जी, इतना शोर क्यों कर रहे हैं। मैं कह रही थी ना कि रिटायरमेंट मत लीजिए, घर बैठा आदमी बौखला जाता है। उस दिन ससुर और बहू के बीच काफी हंगामा हुआ। शाम को बेटा रवीश के आने के बाद सहदेव जी ने आज तक जो भी घर पे हो रहा था हर बात के लिए सफाई मांगी, लेकिन उसने तो उल्टा अपने मम्मी पापा को ही अनाप शनाप बोलकर बदसलूकी की। बेटे की व्यवहार देखकर सहदेव जी आक्रोश हुए और बोले, बेटा तू भूल रहे हो, मैंने जिंदगी से नहीं सिर्फ काम से रिटायरमेंट ली है। सोचने समझने की शक्ति अभी भी मुझ में उतनी ही है।
ये घर मेरी अपनी खून पसीने से बनाई हुई है। तुम बेटे हो, इसलिए तुम्हें घर से निकाल नहीं सकता। ऐसा करो, ऊपर के 2 कमरा खाली है, तुम लोग उसमें शिफ्ट हो जाओ। नीचे के हिस्से में हम पति पत्नी रहेंगे। अंकिता बोली, पापा, नीचे 4 कमरे हैं और आप 2 लोग, क्या आप चारों कमरे में रहेंगे? उस दिन तो बिमला जी भी चुप ना रही। वो बोली, बहू, 4 नहीं, एक ही कमरे में रहेंगे और दूसरा कमरा रिया के लिए रखेंगे, क्योंकि उसे हमारे पैसों से नहीं, हमसे मतलब है, और बाकी के कमरों को किराए पर चढ़ा देंगे। सहदेव जी रविश से बोले, आज के बाद घर में इस बात पर कोई भी बात नहीं चाहता। याद रखना, ऊपर के कमरों की सफाई, बिजली और पानी का खर्चा जो भी होगा, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे अपने माँ बाप के खाने पीने और उसके खर्चों का हिसाब रखने लगे तो उन्हें जीवन का हिसाब किताब सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए मुझे ये दुनिया चाहे कितना भी कठोर क्यों ना कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सहदेव जी बिमला जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। बेटी रिया को भी इस बात का पता चला तो वो दुखी होकर अपने मम्मी पापा को समझाने की कोशिश की, पर जब माँ बिमला जी ने सारी बात बताई तो बेटी ने हर फैसला माता पिता पर छोड़ दिया। आए दिन छोटी मोटी बातों के लिए रविश को दिक्कत होने लगी थी। एक रोज वो अंकिता से कहता है, यह सब तुम्हारा किया धरा है। अच्छा खासा घर चल रहा था, पर तुम्हारे लालच ने मुझे भी दोषी बना दिया। अब तो अंकिता की बेटी भी समझदार बन चुकी थी। इन सभी बातों के लिए वो अपने माता पिता को ही दोषी ठहरा रही थी। बिमला जी बेटे की बातों को सुन रही थी। वो पास आई और बोली, बेटा, बहू तो दूसरे घर से आई थी, इसलिए हमारे दर्द को नहीं समझ पाई, पर तू तो हमारा अपना खून था, फिर भी तुमने हमें समझने की कोशिश नहीं की। बेटा, बहुत आसान होता है अपना दोष पत्नी पर डाल देना। किसी ने सच कहा है कि जब अपना बेटा ही अपना ना हुआ तो बहू से कैसी उम्मीद। रवीश माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। अंकिता ने भी हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए। लालच ने हमें अंधा कर दिया था, हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए। बिमला जी ने उन दोनों को माफ़ कर दिया, लेकिन सहदेव जी बोले, बेटा, तुमने रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया, इसलिए मैं अपनी पोती की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, पर घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाओगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे पैसों पर और मेरे फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। और आज के बाद अगर इस घर में मेरी पत्नी का अपमान हुआ तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारे बाद सब कुछ तो तुम सबका ही है। इतना कहकर वो चले गए। पोती प्राची अपनी दादी बिमला जी के गले लग गई और बोली, दादाजी ने जो भी किए बिल्कुल सही है। उन्हें अपने लिए जो करना है वो तो करेंगे ही। आखिर उन्होंने काम से रिटायरमेंट ली है, सोच और जिंदगी से नहीं। बेटी की बात सुनकर रवीश और अंकिता को भी अपने किए पर पछतावा हुआ। दोस्तों, जब हमारे माता पिता की उम्र हो जाती है तो हम यह सोचने लगते हैं कि वो हमारी अनुसार चले। जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे बुरे का ज्ञान दिया, क्या उनका उम्र बढ़ने के बाद सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है? हम खुद ही खुद को उनसे ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं, जो कि गलत है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।